हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज की बात करेंगे क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बोर्ड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना कोई देरी के। ठीक है, हमारा दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहले नंबर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। बस कुछ नहीं, ये चैप्टर के नाम को थोड़ा सा शॉर्ट बना दिया है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। पहली नंबर बात की इलेक्ट्रो, देखिए ये दो वर्ड से बना होता है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स बन गए ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है। और वही स्टैटिक्स का बात करें तो रेस्ट होता है। क्या होता है? रेस्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज हो गया, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि चार्ज एट रेस्ट। क्या लिख सकते हैं? चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, ये सही है। चार्ज एट रेस्ट मतलब कि एक ऐसी चार्ज जो कि रेस्ट पे है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वैसा चार्ज जिसमें स्टेशनरी हो, कोई मूव नहीं हो रहा हो, तो वो रेस्ट में है। तो वैसा चार्ज जो कि रेस्ट में, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए इस पर कुछ ज़्यादा बातें नहीं करते। अब चलते हैं चार्ज की तरफ। ये चार्ज होता क्या है? तो चार्ज क्या होता है? मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, जिससे क्या होता है कि एक्सपीरियंस करते हैं और या फिर प्रोड्यूस करते इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, डिफिनेशन तो लिखा हुआ है कि इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज को किससे, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, हाँ वही। तो इसका होगा कूलम होगा। क्या होगा? कूलम होगा। ठीक है, ये सब तो याद करना ही पड़ेगा। इसका क्या होता है? कूलम होता है। इसको हम कूलम को सी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। कूलम को सी से डिनोट करते हैं। सीजीएस यूनिट में देखा जाए तो 1 कूलम का वैल्यू कितना होगा? 1 कूलम का वैल्यू आपका आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 इंटू 10 टू द पावर 9। और ESU, क्या? ESU। ठीक है, ESU, अरे भाई इसी को तो स्टेट कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट कॉलम। स्टेट कॉलम बोलिए या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलिए। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या इस पर लिखते हैं। ठीक है, या फिर इसको और लिख ही देते हैं भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। क्या होता है? स्टैटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो हमें ये पता होता है कि टाइप्स ऑफ चार्ज में हमेशा पॉजिटिव निगेटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कि पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव में क्या आता है? प्रोटॉन आता है। एटम में पढ़े हैं ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। हालांकि न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई नहीं होता। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे तो होता ही है। तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन क्या? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव। और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, यहाँ न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं होती। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिव है इसलिए हम निगेटिव साइन लगा है। यहाँ प्रोटॉन पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव साइन लगा। लेकिन चार्ज दोनों का इक्वल है। क्या है? चार्ज दोनों का इक्वल है। तो भाई कितना इक्वल है वो तो मैं लिखना भूल गया। नहीं भूला भाई, लिखता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितना? -19 कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट लगाना नहीं भूलना चाहिए। प्लस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चलिए ठीक, इसका भी वही होगा, बस निगेटिव साइन लग गया इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक निगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन क्या? निगेटिव है।
तो यहाँ पर लगेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बात करते हैं मास पर, तो क्या मास भी इक्वल होता है? नहीं, मास इक्वल नहीं होता, मास थोड़ा वेरी करता है, डिफर करता है। अब जैसे बात करके मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर लिखते हैं कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। चलिए ये सही हुआ, ठीक है। इसका भी ऐसा यूनिट मास का, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका इक्वल नहीं होगा, इसका अलग होगा। क्या होगा? तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। कितना? -31 kg। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके प्रॉपर्टीज? चार्ज के। किसके प्रॉपर्टीज? चार्ज के। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला प्रॉपर्टी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्या? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस, अब यहाँ पर देखिए कि लाइक चार्जेस क्या होता है, अनलाइक चार्जेस। हो सकता है आपको पता हो, किसी को नहीं पता हो, तो भाई देखिए यहाँ सारा चीज क्लियर किया जाएगा। लाइक चार्जेस में क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगा? रिपेल करेगा आपस में, रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब वही अनलाइक चार्जेस की बात करें तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या निगेटिव निगेटिव भी रिपेल करेगा? हाँ ऑफ कोर्स करेगा, निगेटिव निगेटिव भी रिपेल करेगा, ये भी करेगा रिपेल। क्या करेगा? रिपेल करेगा। और इसमें क्या होगा? निगेटिव पॉजिटिव भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, एकदम अट्रैक्ट करेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज में, चार्ज इज एडिटिव। क्या? चार्ज इज एडिटिव मींस दैट कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। चार्ज क्या होता है? एडिटिव होता है। इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि पूछ दे कि बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लिखना है, लिखिए या एक्सप्लेन करना होगा, तो पता होगा तभी तो आप लिखोगे। इसलिए हमें क्या करना होता है? याद करना पड़ता है। तो याद कर लीजिए। हालांकि सारा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। वहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से आप जा करके आसानी से लिख सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, बिना कोई बकवास किए। अब देखिए चार्ज तो एडिटिव है, कहने का मतलब कि सिर्फ लिखने से तो नहीं होगा, हमें एग्जाम्पल चाहिए। तो मान लीजिए कि किसी पास 2 कूलम का चार्ज, ठीक है, और किसी के पास क्या है? 4 कूलम का चार्ज है। कितना कूलम का? 4 कूलम का। क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं भाई। यहां पर ये आएगा 6 कॉलम। क्या? 6 कॉलम आएगा। अब यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए कि मान लीजिए 4 कूलम है मेरे पास, प्लस करना, ऐड करना है, ठीक है। हो सकता है उसके पास -3 कूलम होगा, निगेटिव चार्ज वाला, तो -3 कूलम है, तो क्या होगा यहाँ पर? इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं होगा, सीधा सा ऐड कीजिए, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, -3 कूलम। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 1 कूलम। 4 में से 3 गया 1 कूलम हो गया आपका, ठीक है। एकदम इजी है, एकदम आसान है, बस आपको क्या करना है? पढ़ना, याद करना और सब्सक्राइब भी करना है। थर्ड में, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम और यूनिवर्स इज कंजर्व। मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आएगा। अरे भाई बता देता हूं, देखिए चार्ज क्या होता है, बचपन से पढ़े कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कहने का मतलब देखिए, अब लिख ही देते हैं। क्या लिखते हैं कि चार्ज क्या है? चार्ज कैन नाइदर be created nor be destroyed, ठीक है। It can only be transferred
फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, चलिए, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात दोनों का सेम ही है। ठीक है, अब समझते कि ये होता क्या है। हमने तो लिख दिया कि चार्ज क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। इसको कंजर्व्ड किया जा सकता है फॉर, देखिए मैंने इसको समझा, देखिए समझिए कि मेरे पास कुछ ये क्या है, यूनिवर्स है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, और इसमें बॉडी है, क्या है, बॉडी है, दो बॉडी है। ठीक है, बॉडी लास्ट वाला नहीं भाई, समझिए बॉडी ऑब्जेक्ट है कुछ भी, ये हाँ वो भी हो सकता है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, बी पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसके पास 4 कॉलम है, कितना है, 4 कॉलम। तो यहाँ पर हम इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसके पास कितना है, चार्ज 4 कॉलम का। इसके पास कितना है, समझ लीजिए कि 2 कॉलम लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके 2 कॉलम है। ठीक है, अब देखिए कि ये करेगा क्या, इसको हम क्या पिछले बार में क्या पढ़े थे, चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, एडेड कर सकते हैं अलजेब्रिकली, कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो इसको भी अगर ऐड कर ले तो कितना होगा, 4 कॉलम प्लस 2 कॉलम, कितना आएगा, 6 कॉलम, कितना आएगा, 6 कॉलम। चलिए अच्छी बात है, 6 कॉलम आ गया। अब देखिए, अब ये है तो आइसोलेटेड सिस्टम में, ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है पूरा, और इसमें जो 2 बॉडीज है, इस पर चार्ज 4 कॉलम, इसका चार्ज कितना है, 2 कॉलम, टोटल चार्ज कितना है, 6 कॉलम। अब ये कुछ भी हो जाए, ये तो कभी डिस्ट्रॉय होगा नहीं, बस ट्रांसफर हो सकता है। कैसे, इसको अलग अलग टाइप में लिख सकते हैं। हो सकता है कि एक बॉडी में, हो सकता है कि एक बॉडी में 5 कूलम आ जाए, क्या आ जाए, 5 कूलम आ जाए, और प्लस हो सकता है इस बॉडी में 1 कूलम आ जाए, क्या होगा, 1 कूलम। अरे भाई ट्रांसफर एक कर लेगा तो ये 5 हो जाएगा कि नहीं, और ये अकेला 1 कॉलम बचेगा तो कितना आएगा, इस पर भी 6 कॉलम आ रहा है। हो सकता है कि आपस में दोनों क्या कर ले, इक्वल कर ले, हो सकता है आपस में इक्वल कर ले, जैसे 3 कूलम हो गया प्लस में 3 कूलम हो जाएगा, तो भी 6 कूलम आ रहा है। कहने का मतलब कि चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस वो क्या होगा, एक दूसरे में ट्रांसफर होंगे, ना ही तो वो बनेगा। अब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पर 7 कूलम हो जाएगा, 8 कूलम हो जाएगा, सभी में तो आ रहा है ना, 6 कॉलम आते जा रहा है। तो कहने का मतलब कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम या फिर यूनिवर्स में चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। क्या होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद करना है। ऐसे सारे प्रॉपर्टीज क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको बस क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना और याद भी करना है। अब देखिए समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 4th प्रॉपर्टीज में। चार्ज क्या है, इनवेरिएंट, बट मास इज वेरिएंट। अब बताइए इनवेरिएंट क्या होता है, वेरिएंट क्या होता है। चार्ज क्या है, इनवेरिएंट, अरे भाई वेरिएबल से बना हुआ वर्ड है। चार्ज क्या है, इनवेरिएंट, बट मास क्या है, वेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, डज नॉट चेंज विथ स्पीड, स्पीड के साथ चेंज नहीं करता है। तो यहां पर लिख सकते हैं इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, डज नॉट चेंज विथ स्पीड, डज नॉट चेंज विथ स्पीड। चलिए क्या होगा, ये स्पीड के साथ चेंज नहीं करेगा। ठीक है, स्पीड के साथ चेंज नहीं करेगा, बट ये तो जरूर करेगा, ये तो करेगा, क्योंकि मास क्या होता है, वेरिएंट होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं चेंज विथ स्पीड, चेंज विथ स्पीड। चलिए स्पीड क्या होगा, चेंज होगा मास में। ठीक है, ये तो समझ में आया, समझ में आया। अरे नहीं भाई, अब देखिए एक चाचा थे जिनका नाम आइंस्टीन था। ठीक है, आइंस्टीन चाचा,
यहाँ पर लिखा क्या है कि चार्ज का इनवेरिएंट, मतलब कि वो स्पीड के हिसाब से तो चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। स्पीड पे कुछ भी हो जाए चेंज नहीं होगा। मास क्या होगा, चेंज हो जाएगा, स्पीड के साथ चेंज हो जाएगा। अब देखिए आइंस्टीन ने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे। क्या बताए थे? अब देखा जाए तो आइंस्टीन क्या बताए थे, E इज इक्वल टू, ठीक है ना, आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन को ही देख लेते हैं। आइंस्टीन क्या बताए थे, कोई भी जैसे एम है हमारे पास, ठीक है, सारा कुछ बताते हैं। एम इज इक्वल टू एम नोट बाय अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अब इस पर जानते हैं क्या होगा भाई। देखिए यहाँ पर एम क्या है, एम नोट क्या है, भी क्या है, सी क्या, सारा चीज बताते हैं, समझ में आएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि वेयर एम इज इक्वल टू, एम क्या है, मास है। जब पार्टिकल मूव करेगा तो लिख सकते हैं मास व्हेन पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है। क्या होगा, एम क्या है, ये एम क्या है, मास है जब पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एम नोट क्या है, एम नोट की बात करें तो क्या है, ये एम नोट रेस्ट मास है। क्या है, रेस्ट मास है, रेस्ट मास। चलिए समझ में आया, रेस्ट मास, चलिए समझ में आया। एम नोट क्या है, रेस्ट मास है। और यहां पर भी क्या है, भी है हमारा स्पीड ऑफ मास पार्टिकल। क्या है, स्पीड ऑफ मास पार्टिकल, मास पार्टिकल, मास पार्टिकल, ठीक है। ये जो मास था ना, ये इसका स्पीड, ठीक है ना, मास पार्टिकल का स्पीड, कितना स्पीड से हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर सी क्या है भाई, सी है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। पता है ना, पता ही होना चाहिए यार, हम लोग फिजिक्सियन है। तो स्पीड ऑफ लाइट हो गया, चलिए अच्छी बात है। ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। अब बात करते कि चलिए ये तो समझ में आ गया। आइंस्टीन चाचा ने एक फॉर्मूला दिया, एम इज इक्वल टू एम नोट बाय अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। चलिए जहां तक देखा जाए तो एम क्या है, मास। जब पार्टिकल क्या होगा, मूव करेगा, क्या होगा, पार्टिकल मूव करेगा। चलिए यहां तक तो समझ में आया कि जब पार्टिकल मूव करेगा तो उसका मास। एम नोट क्या है, रेस्ट मास है। बी क्या, स्पीड ऑफ मास पार्टिकल है। सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट क्या, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। पता है ना भाई, पता ही होगा। अब देखिए जैसे हमने निकाला था रेस्ट मास। अब रेस्ट मास कहने का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज, अब जैसे इलेक्ट्रॉन का ही मास निकाले थे, प्रोटॉन का ही मास निकाले थे ना। यहां पर देखिए जैसे प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, ये कब निकाला गया था, जब इन लोग क्या था, रेस्ट में था। कब, रेस्ट में था। अरे जब रेस्ट अगर मूव करता रहेगा तो भाई यहाँ पर बताएगा ना कि मास क्या है, इनवेरिएंट, मास क्या है, वेरिएंट है, स्पीड के साथ चेंज हो जाएगा। अगर ये भी मूव करेगा ना तो इतना नहीं आएगा, इससे गड़बड़ हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये इन लोग कब निकाला गया, जब इन लोग रेस्ट में था। कब था, रेस्ट में, तभी ये निकाला गया है, मूव में नहीं है। मूव करता तो कुछ और ही मास आता। आप समझ में आया। तो कोई भी चीज का हम लोग क्या निकालते हैं, जब वो रेस्ट में होता है तभी उसका मास निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते हैं। क्योंकि मास क्या होता है, स्पीड के साथ चेंज होता है। क्या होता है, स्पीड के साथ चेंज होता है।
वही चीज तो हम यहाँ बताना चाहते हैं भाई कि देखिए ये तो पहले नंबर की ये कहीं आएगा ही नहीं, ये फॉर्मूला कहीं यूज होगा नहीं, कहीं आएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब बता क्यों रहे, अरे इसलिए क्योंकि थोड़ा सा पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है ना, जानकारी होना जरूरी होता है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि भी हो गया सी के बराबर, अब तो कभी हो नहीं सकता भाई, स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ मास पार्टिकल अगर दोनों इक्वल हो गया तो भाई समझ रहे हो क्या से क्या हो गया। अगर ठीक है थोड़ा सा पागलपन कर ही लेते हैं, अगर भी हमारा क्या होता है सी के इक्वल होता है, क्या भी हमारा सी के इक्वल होता है, तो देन क्या होगा, एम जो होगा वो एम नोट के इक्वल होगा। क्या होगा, एम जो होगा एम नोट के इक्वल। ये तो फॉर्मूला ही में था थोड़ा सा और जानते हैं, पुट कर लेते हैं ना, यहाँ भी स्क्वायर के जगह पर क्या कर लेते हैं, सी स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि भी के इक्वल क्या है, सी हमने मान रखा है, ठीक है। तो चलिए मानते हैं, माना कि 1 माइनस अब यहाँ भी स्क्वायर को यहाँ सी स्क्वायर कर देते हैं, सी स्क्वायर हो गया बाय सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर हो गया। ये क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, एकदम बिल्कुल आएगा। अरे भाई ये 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ तो 0 आएगा। अब 0 आएगा तो समझ लीजिए कि यहाँ पर तो इनफाइनाइट बन गया। क्या बन गया, इनफाइनाइट बन गया, मतलब वो इनफाइनाइट मास हो गया। क्या हो गया, इनफाइनाइट। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बन पाएगा जिसमें अनंत मास है। तो कहने का मतलब कि यहां पर जो आया हमारा v इज इक्वल टू, अगर सी, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू मास या स्पीड ऑफ मास पार्टिकल दोनों इक्वल हो जाएंगे, कभी होगा ही नहीं। अगर फिर भी हमने पागलपन की तरह हमने v को c का इक्वल कर दिया तो यहां पर हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट मास आ जा रहा है। अब थोड़ा सा और अलग देखते हैं, क्या ये चीज हमारे अंदर भी हो सकता है, क्या इंसान में। अब देखिए दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला उसेन बोल्ट 100 मीटर दौड़ने में सिर्फ वो 10 सेकेंड लेते हैं। कितना लेते हैं, 100 मीटर। तो कहना 1 सेकेंड कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल कुछ और ही साइड में लेते हैं, करके देख ही लेते हैं। अगर हम भी को मानते हैं, क्या भी को मान दिए 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। अब यहां पर भी बाई सी, ये क्या है, वेरी लेस। अरे भाई सी क्या आ रही यार, 3 लाख किलोमीटर वाला लाइट है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो ये तो 0, लगभग 0। हम 0 भी ना बोले तो कोई गलत भी नहीं होगा, लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली ले करके चलते कि वेरी लेस, लगभग कितना 0। तो फिर क्या होगा, अगर 0 होगा नीचे तो फिर क्या होगा, यहां पर अगर इसका वैल्यू 0 आ रहा है, मान लेते हैं कि 0 आ रहा है, तो फिर हमारा क्या होगा, m इज इक्वल टू एम नोट हो जाएगा, होगा ना, m इज इक्वल टू एम नोट। कहने का मतलब कि रेस्ट मास और मास व्हेन पार्टिकल इज मूविंग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आना और कुछ नहीं, लेकिन उतना चेंजेस आएगा ही नहीं ना, कभी ये लाइट के स्पीड से उतना चेंज होगा ही नहीं। हम लोग लाइट के स्पीड से क्या, बुलेट ट्रेन में बैठ जाओ या बहुत ये जापान वाला ट्रेन में बैठ जाओ, कहीं पर भी हाइपर लो जो भी ट्रेन बनता है उस पर बैठ जाओ, या हवाई जहाज में बैठ जाओ, रॉकेट में बन जाओ, कुछ भी जेट इंजन में बैठ जाओ, लेकिन तब पर भी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल जाएगा ही नहीं। चलिए तो मुझे लगता है कि इतना तक तो आपको समझ में आया।
अगर ये आप सिर्फ बस फॉर्मूला समझ के रखिएगा, ये सब थोड़ा जान लीजिएगा, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, बट मास क्या होता है, वेरिएंट। चलिए अब फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी की, कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड। अब बोले फिर से समझ में नहीं आ रहा, ये चार्ज क्वांटाइज्ड क्या है। हाँ, एग्जाम में आता है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक्सप्लेन। तो कैसे यहां पर बता सकते हैं, सिंपल है, लिख सकते कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी, क्या, द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल। चलिए लिखते हैं, द चार्ज ऑन एनी बॉडी is integral multiple of an electronic charge, electronic charge, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चलो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या हाल लिखती हो, तो बस आप सिंपल समझना कि क्वांटाइजेशन में इंटीग्रल मल्टीपल। अब तो भाई इंटीजर तो पता ही होगा, क्यों, इंटीजर तो पता ही होगा। इंटीजर में क्या आता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो भी हो सकता है, लेकिन कभी डेसिमल में नहीं आएगा और नहीं कभी फ्रैक्शन में आएगा, सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो गया, निगेटिव में भी ले सकते हो, -5 हो गया, -1 हो गया, -2, कुछ भी etc, लेकिन कभी डेसिमल में जाएगा ही नहीं। अब जैसे यहां पर देखें 3.4, 3.6, 9.2, ये सब क्या है, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये डेसिमल में है और ऊपर से इंटीजर तो है ही नहीं। हमें क्या चाहिए, फिक्स्ड वैल्यू चाहिए, जैसे 1 2 3 4, -5, -1 2 3, कुछ भी 80 से यहाँ कुछ भी हो सकता है, बट कभी डेसिमल में नहीं होगा और ना ही फ्रैक्शन में होगा। कभी डेसिमल में नहीं होगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी डेसिमल में और कभी फ्रैक्शन में। इन दोनों तो पक्का नहीं होगा, रेड पेन से काट दे रहे, कभी नहीं होगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, देखा जाए तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू ± NE, ठीक है, समझ में आया कि Q क्या है, ±NE। अब देखिए Q का वैल्यू ±NE, E मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, E का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो इलेक्ट्रॉन का तो पता ही होना चाहिए। अब Q का देखिए क्वांटाइजेशन में क्या होता है, चार्ज में ये प्लस माइनस, अब ये प्लस माइनस कब होगा ये भी बताऊंगा, और n का वैल्यू क्या होता है, n क्या इंटीजर होगा, तो चलिए लिख ही देते कि n क्या होगा, आपका इंटीजर होगा, n क्या होगा, तो इंटीजर, n क्या होगा, इंटीजर। चलिए तो याद कर लीजिए कि n क्या है, इंटीजर है, e क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, e इलेक्ट्रॉन है, और प्लस माइनस कब लगेगा ये बताता हूँ। देखिए
मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, क्या है, एक बॉडी है, मतलब लाश, अरे वो लाश नहीं, बॉडी है, सिंपल, क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। अगर इस पर हम न्यूट्रल बॉडी को एन बी से डिनोट करते हैं, एन बी, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है ना, न्यूट्रल बॉडी, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, इस पर चार्ज आ रहा है, क्या है, इस पर चार्ज आ रहा है। अभी एक और न्यूट्रल बॉडी बनाते हैं, अब जैसे ये भी एक क्या है, न्यूट्रल बॉडी बना लिए, ठीक है। अब देखा जाए तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, न्यूट्रल बॉडी है, एन बी न्यूट्रल बॉडी, चलिए समझ में आया। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, क्या, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, ठीक है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो यहाँ पर एक तो पहले कि बताऊंगा, Q का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q U इज इक्वल टू -2E, ओके, Q इज इक्वल टू -2E, ठीक है, -2E, चलिए समझ में आया कि -2E हो गया। इट मीन्स यहाँ पर Q का वैल्यू क्या हो गया, Q इज इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है, छोड़िए इतना काफ़ी है। अब देखा जाए तो इसका भी न्यूट्रल बॉडी में क्या हो रहा है, ये निकल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, बाहर की ओर आ रहे हैं, तो इसका Q का मान कितना हो जाएगा, +2E। ये ध्यान देने की बात है, अगर नहीं पता चला कहाँ पर निगेटिव लगेगा कहाँ पर पॉजिटिव लगेगा तो आप न्यूमेरिकल में फंस जाइएगा, फिर नहीं बन पाएगा न्यूमेरिकल। तो फिर यहाँ भी Q का वैल्यू यहाँ पर है तो यहाँ पर भी Q का वैल्यू, हाँ ऑफ कोर्स Q का वैल्यू आएगा, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव इसलिए यहाँ पर निगेटिव लगाया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर निगेटिव इसलिए क्योंकि ये माइनस में है, यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव इसलिए यहाँ पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ये बॉडी में जा रहा है जिसके कारण से निगेटिव चार्ज लग गया। कितना इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अगर 3 जाता तो यहाँ 3 लिखते, अगर 4 जाता तो यहाँ 4, 5 जाता तो 5, हमेशा इंटीजर में ही जाएगा। ये हमारा 3.4, 3.6 डेसिमल में कभी नहीं जाएगा और ना ही फ्रैक्शन में जाएगा। जब भी जाएगा तो एकदम फिक्स्ड वैल्यू ही जाएगा, ठीक है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये सारा चीज़ हो गया आपका। इन्फिनिटी जितना आता है संख्या वो जा सकता है, वो भी फिक्स्ड वैल्यू। डेसिमल में कभी नहीं, फ्रैक्शन में कभी नहीं। बार बार मैं बोल रहा हूँ डेसिमल फ्रैक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, इस बॉडी से बाहर आ रहे हैं। क्या हो रहा है, इस बॉडी से बाहर आ रहे हैं। आया समझ में, चलिए मुझे लगता है आपको अच्छा से आ गया हो। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब जैसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके मन में भी डाउट होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपको आना ही चाहिए, आपको पता भी होगा। जिसको नहीं पता भाई समझ लीजिए कि प्रोटॉन क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता, वाई प्रोटॉन्स कांट बी ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भाई सिंपल सा बात, सिंपल सा फंडा है ना कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, क्या है, बॉडी है।
इस बॉडी में समझ लीजिए कि इस बॉडी में एटम होगा, छोटे छोटे एटम होंगे, ठीक है, समझ रहा हूँ। चलिए इमोजी बन गया, ठीक है ना, ठीक है, इमोजी इमोजी बन गया ना, कोई बात नहीं है, इमोजी ही सही, ठीक है। इसके 2 आँख, इसके 1 मुंह, ठीक है। चलिए, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? एटम है। ये सब क्या है? एटम है, ठीक है। ये भी है, ये भी है, सारा चीज़ क्या है? एटम ही है सारा। ये भी हो जाएंगे। तो ये क्या है? एटम है। अब बात करते हैं कि प्रोटॉन क्यों ट्रांसफर नहीं हो सकता। भाई पहले नंबर बात कि प्रोटॉन होता कहाँ है? प्रोटॉन होता कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। ये जो डॉट से हमने डिनोट किया है यहाँ पर, ये क्या है? यही तो है इनसाइड न्यूक्लियस। प्रोटॉन क्या है? ये तो पहले नंबर की ये प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है आवारा कुत्ते की तरह, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बाउंड्री पर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो अभी हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन ही समझते हैं, हालांकि न्यूट्रॉन भी होता है। सिर्फ हमें प्रोटॉन से मतलब है, न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब लेस रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए। इट मीन्स कि इजी टू ट्रांसफर ये बहुत आसान होता है ट्रांसफर के लिए, बिकॉज लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव। लेस एनर्जी की जरूरत है रिमूव करने के लिए। लेकिन अगर प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर है तो हमें हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कितने? हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अरे भाई, जब हमें इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लेस एनर्जी की जरूरत पड़ रही, तो काहे को हम बड़े के लिए मरे जा रहे हैं? हाई एनर्जी क्यों चाहिए? अगर हाई एनर्जी देंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन ही भाग जाएगा और उड़ता फिरेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन सोचेगा ना, मैं पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, वैसा इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। उतना हाई एनर्जी दिया कि हमें प्रोटॉन ही निकाल देना है, तो भाई ये सब टूट फूट जाएगा। मतलब क्या करना है इसमें? बस दिमाग में रखना है कि भाई प्रोटॉन होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसे रिमूव करने के लिए हमें बहुत हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन को मूव कराना ना, तो ये बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें लेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है और आसानी से ट्रांसफर भी हो जाता है। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, क्या दिया हुआ है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैज टू बी रिमूव्ड
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी टू चार्ज इट बाय वन कॉलम। कितना इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, कितना इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकता है एक कॉलम को चार्ज करने के लिए। किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाए एक कॉलम चार्ज करने के लिए। अगर एक कॉलम चार्ज हो रहा है किसी बॉडी में तो कितना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा। तो ये तो बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और इसको तो आप दिमाग में रख लीजिए। मैं तो कहता हूँ रट लीजिए कितना होता है। मुझे तो याद है भाई 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। वहीं टू की बात करें, अगर 2 कॉलम की बात करें तो वहां पर आएगा 12.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो सही रहेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्या आप बनाओगे, पेन कॉपी कलम उठाओगे? नहीं भाई, जबान पे होनी चाहिए आंसर। अब सिंपल सा देखिए, चलिए अब बात करते कि बनेगा कैसे भाई। ये तो बात हो गई कि ये तो चलिए अपना बनता ही रहेगा। अब देखते कि एक फॉर्मूला था जो कि मैंने पिछली बार बताया था। क्या बताया था? क्यू यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, है ना। पेज 2 में देखा जाए तो क्या मैंने बताया था, है ना। क्यू यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन क्या है? इंटीजर। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्यू क्या है? ये तो चार्ज ही है, कॉलम में आएगा। वही चीज यहां पर अगर हम यूज करते हैं तो क्यू का वैल्यू कितना आएगा? प्लस में एन ई। अब भाई बोलोगे ये भी मैंने बता चुका हूं कि प्लस क्यों होगा भाई, रिमूव्ड हो रहा है ना। यहां पर गौर कीजिए, क्या हो रहा है? रिमूव्ड हो रहा है। क्वेश्चन पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा ना। यहां पर रिमूव्ड हो रहा है, और हमने बताया कि किसी बॉडी में, किसी न्यूट्रल बॉडी में, बॉडी से रिमूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहा है, तो यहां पर प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए हमने क्या किया है? पॉजिटिव चार्ज लगाया। क्योंकि बॉडी से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इट मीन्स पॉजिटिव। और कोई अगर ले रहा है इलेक्ट्रॉन को तो निगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। अब देखा जाए तो यहां पर क्या है? 1 कूलम दिया है, तो 1 यहां क्यू के जगह पर 1 कूलम रख देते हैं। कितना रख देते हैं? 1 कूलम। प्लस में है तो भाई 1 कूलम रख ही देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, प्लस में है एन, हमें एन ही का तो वैल्यू निकालना है ना। इनटू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो आपको पता ही होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, -19। अब देखिए यहां पर एन का वैल्यू, एन का वैल्यू निकालना है तो 1 बाय डिवाइड होगा ना, सिंपल सा तो इक्वेशन वाला डिवाइड। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर कितना होगा? ये वाला 10 को अगर ऊपर ले जाते हैं तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा? 10 ही हो जाएगा बाय 16 हो जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल वाला 10 ऊपर गया, इंटू 10 टू द पावर 19। यहाँ पर निगेटिव में था तो ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया। काट दीजिए, 5 2 जा 10, 8 2 जा 6। आप इसको कट कीजिएगा तो कितना आएगा? 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। स्टैंडर्ड में कर लेते हैं तो भाई कितना आएगा? 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कितना? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल है ना, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो आप फोड़ दीजिएगा।
कि भाई एक कॉलम को चार्ज करने के लिए किसी बॉडीज में कितना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा। सिंपल फंडा भाई, क्यू इज इक्वल टू एन ई पे लगाना, वही पॉजिटिव में सिंपल डिवाइड कर देना और यहाँ लिख देना। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए ये क्वेश्चन की, बताइए कि वन कॉलम को चार्ज करने के लिए किसी बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा। तो यहाँ पर आप बता दीजिएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना तो याद होना ही चाहिए क्योंकि इट इज वेरी इसेंशियल, इसेंशियल 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 है। समझ में आया? अब क्वेश्चन में थोड़ा सा और देखिए। मान लीजिए कि अगर कॉलम टू कॉलम है हमारे पास और कितना इलेक्ट्रॉन से रिमूव होगा, तो इसको भी वैसा ही पुट कीजिए। Q इज इक्वल टू प्लस एनी, रिमूव का बात आ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। रख दीजिए यहां पर क्या पॉजिटिव में, तो यहाँ 2 हो गया, इज इक्वल टू, इसका ही वैल्यू निकालना है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कर लीजिए, क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसलिए हमारा n का वैल्यू क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। कितना वैल्यू आएगा? अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 बाई यहाँ पर 16 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं होगा, ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर बटा 16 हो गया इंटू 10 टू द पावर 9। बस कुछ नहीं किया, पहले वाला पे मैंने पुट कर दिया है। अब पुट कर लीजिए, ये तो खत्म हो गया भाई 8 बार में, ये आपका 4 बार में, ये आपका कितना बार में 5। सिंपल 5/4 आया। तो आप इसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद क्या आएगा इसका वैल्यू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में तो 12.5 होगा इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आंसर। कितना आसान क्वेश्चन, और एक मेंटोस वाला जिंदगी आप बताएं, एकदम फट से कर दोगे। 2 कॉलम है ना भाई, बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तभी तो आया ना इतना। 6 2 ज़ा 12 एंड ये तो आएगा ही क्योंकि 25 2 ज़ा 50 होता है। तो साफ आ गया ना, टेंशन ही नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर देना है आपको। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही वैल्यू आएगा और इस फॉर्मूले पे बैठाएगा तो भी वही चीज आएगा। सिंपल सा फंडा है। अरे भाई एक कॉलम को हमें निकालने के लिए इतना निकला इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 कॉलम के लिए कितना होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल आ गया, खत्म। अब नोट में कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें लिख दीजिएगा। क्या लिखना है कि देखिए कॉलम तो बहुत बड़ा यूनिट है। क्या कॉलम इज अ लार्ज यूनिट। कॉलम क्या है, लार्ज यूनिट है। बस यही लिखना था नोट में कि कॉलम क्या है, बहुत बड़ा यूनिट है। अब देखिए इसके आगे भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई कंपाई नहीं, इसके बाद तो क्वेश्चन जितना करवाना करवाइए भाई। बहुत सारे बुक्स है मेरे पास, सारा बुक्स को फोड़ डालेंगे। फिजिक्स वाला हो गया, अन अकेडमी का हो गया, एमटीजी बुक हो गया, बोर्ड एग्जाम के लिए ब्रिलियंट पेपर जो आता है गेस्ट पेपर वो हो गया, नीट पास 10 इयर्स क्वेश्चन जितना हो गया, सारा चीज़ है, सारा को करेंगे यहीं पर। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं, सारा करेंगे, लेकिन पहले पढ़ लीजिए उसके बाद। अब देखिए क्वेश्चन दिया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज टेलिंग अ लाई, इसमें से झूठ कौन बोल रहा है। सॉरी बोल रही है क्योंकि यहाँ पर सारा लड़कियां ही है। श्रेया हो गए, मैं जया रेखा, सारा गलत।
अब देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला लगाइए, क्या Q इज इक्वल टू एन, एन ई वाला। तो सिंपल से आप लगा सकते हैं ना, Q इज इक्वल टू एन ई पर फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला देखा जाए तो सिंपल सा फॉर्मूला हमने बताया था, Q इज इक्वल टू एन ई। सिंपल, उसी पर आप इधर पुट करके बना सकते हैं। अब जैसे इसका कितना दिया हुआ है, श्रेया का 3.2 रेज टू द पावर -18 कूलम है ना, इसको वहां पर पुट कर दीजिए इस जगह पर, Q के जगह पर। देखिए Q इज इक्वल टू एन ही है ना भाई। तो श्रेया का कितना दिया हुआ, फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट का दिया हुआ है कि श्रेया का कितने पास था। चार्ज की बात करें तो कितना था, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम, ये था ना। फॉर्मूला पे पुट करने के बाद क्या आएगा, अगर इस पर पुट कर देते हैं तो हमारा आएगा 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -9। याद रहे n का वैल्यू हमेशा इंटीजर में ही आना चाहिए, कभी डेसिमल में आए तो झूठ पकड़ा जाएगा। इसमें से झूठ कौन बोल रहा है भाई। तो ये हमेशा क्या आएगा, इंटीजर में ही आएगा। हो सकता है निगेटिव, हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है जीरो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल और फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा। तो n का वैल्यू कितना आएगा, डिवाइड कर लेंगे 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर -18 कूलम हो गया, बाय डिवाइडेड 1.6 इंटू रेज टू द पावर -19। क्या इसको कट करने के बाद ये तो 2 बार में कट ही हो जाएगा, 16 2 32 आता है, तो डेसिमल वाला तो अपना ही ले गया, और ये भी कट हो गया। नीचे तो एक 10 बच ही जाएगा ना, तो ये 10 नीचे वाला एक 10 तो बचा है ना भाई, तो ऊपर जाएगा ना। तो क्या आएगा, 2 इंटू नीचे -10 ही है ना। अरे भाई यहाँ 18 -18 यहाँ -19 है, तो इसमें से तो भी ये 10 रेज टू द पावर -1 तो रहा ना, तो वो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव तो हट जाएगा ना। तो क्या बचेगा, सिंपल 10 ही रहेगा। तो क्या आएगा 20। 20 क्या है भाई, क्या फ्रैक्शन है। अरे फ्रैक्शन तो है भाई, क्या ये डेसिमल है, क्या कुछ भी है, नहीं है भाई, ये तो सिर्फ इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है, गलत होगा नहीं। मतलब 1 भी क्या है, श्रेया क्या सही बोल रही है, फिर श्रेया सही बोल रही है। दूसरा में देखा जाए तो ठीक उसी प्रकार वहां पर चार्ज कितना था, हेमा का कितना है 6.4 है ना, तो इसका भी निकाल लीजिए। हेमा का कितना है 6.4, 10 रेज टू द पावर -16 है ना। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, क्यू यू इज इक्वल टू एनी पर, क्यू इज इक्वल टू भाई एनी पर। तो क्या आएगा, Q के जगह पर अगर उसका चार्ज रख लेते हैं 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -16 इज इक्वल टू n को मल्टीप्लाई करना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। तो n का वैल्यू कितना होगा, तो 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। ये तो 4 बार में कट जाएगा, कटेगा ना। अरे बॉस 16 4 जा 64, ये भी कटेगा, ये से कट जाएगा। तो यहाँ फिर भी कितना बचेगा, 10 रेज टू द पावर -3 बचेगा, तो वो ऊपर जाएगा।
वही चीज यहाँ पर जो किया वही। तो यहाँ पर क्या होगा, एक 4, यहाँ 10⁻³ रहा तो ऊपर जाएगा तो 3 पॉजिटिव में रहेगा, इट मीन्स 1000 रहेगा तो यहाँ 4000 हो जाएगा ना। अरे ये 10⁻³ है, इट मीन्स कितना आएगा 4000। अरे तो भी ये इंटीजर में है, किस में है, इंटीजर में। तो ये तो सच बोल रही है, तो फिर झूठ कौन बोल रहा है भाई। अब देखो तीसरा में ही देखते, ऐसे निकालते जाएंगे जब तक झूठ पकड़ा ना जाएगा। अब तीसरा में क्या दिया हुआ है, दिया है जया का, उसके पास चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻20। तो चलिए निकालते हैं। क्या दिया हुआ है उसका, जया का फॉर्मूला तो भाई वही लगेगा, एनी क्यू इज इक्वल टू एनी। क्यू के जगह पर कितना, उसका कितना 1.6, जया का कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। यहाँ पर भी उसका यही हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम इज इक्वल टू एन, मल्टीप्लाई करना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड कर लो 1.6 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लो हो गया सियापा। देखते ही के साथ ये तो भाई 1 बार में कट ही जाएगा, ये तो 1 बार में कट ही गया। लेकिन यहाँ पर इसको हम कट करते हैं तो यहाँ 10 क्योंकि ये 20 है, यहाँ नीचे 19 है, यहाँ अब कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा क्या बचा 1 इंटू 10⁻⁻1। इट मीन्स 1/10। नीचे गया तो पॉजिटिव होगा ना बॉस, इट मीन्स ये 0.1 आया। लो चोरी पकड़ा गया। मैंने बोला कभी डेसिमल में नहीं आएगा, ये तो हो गया गड़बड़, ये तो इंटीजर है ही नहीं। इट मीन्स ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा फंडा है। अब वैसे 4 का भी निकालेगा तो उसका तो सही हो जाएगा। अरे भाई कोई एक ही ना होगा। अब 4 का भी निकाल ही लीजिए, क्यों कष्ट करना है। तो 4 का निकाल लीजिए, कितना आएगा Q इज इक्वल टू एन ही आएगा। 4 का कितना वैल्यू दिया हुआ, रेखा के पास 1.16 इंटू 10⁻⁻18 कूलम है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, तो यहाँ पर n को मल्टीप्लाई करना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n का वैल्यू कितना होगा, डिवाइड कर लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए यहाँ पर तो एक बार में तो कट ही गया, यहाँ पर भी आपका कट जाएगा। नीचे में 10⁻⁻19 रहा तो यहाँ पर -1 बचा। अब तो भाई 1/10⁻⁻1 है तो ये ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पर तो ये 10 आया। तो 10 क्या है, एक इंटीजर है, फिक्स्ड वैल्यू है, क्या है इंटीजर है, सिंपल। तो ऐसे करके आप बना सकते हो इस तरह का क्वेश्चन। अब देखिए एक और क्वेश्चन आया, क्या दिया हुआ है कि न्यूट्रल बॉडी, क्या ए न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज्ड निगेटिवली। एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है ना, जो कि चार्ज किया जा रहा है निगेटिवली। व्हाट हैपेंस टू इट्स मास, मास पे क्या होगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनिएगा।
एक न्यूट्रल बॉडी जिसका चार्ज किया जा रहा है नेगेटिवली से, या उसका मास पर क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा कि दोनों होगा, मास बढ़ेगा कि मास घटेगा कि मास दोनों बढ़ेगा घटेगा, वही चीज निकालना है यहां पर। अब देखिए यहां पर मान लीजिए कि मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, तो एन बी से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते, एन बी, मतलब न्यूट्रल बॉडी। ये मेरा खुद का अपना है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी। अब भाई कोई इस पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्योंकि कौन सा, अब तो यहाँ प्रोटॉन तो लगाएंगे नहीं, पॉजिटिव थोड़ी ना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही ना जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जा रहा है इस पर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका जा रहा है इस न्यूट्रल बॉडी पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, उसके पास भी मास होता है। कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये तो आप गांठ बांध लो। तो जब इलेक्ट्रॉन के पास मास है तो वो किसी बॉडी में जाएगा तो उसका मास भी तो बढ़ेगा ना, मास भी बढ़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एडेड किया जा रहा है, एडेड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के पास तो भी मास है ना, इलेक्ट्रॉन हैव आल्सो मास। इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता ही है। क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। अरे भाई तो किसी न्यूट्रल बॉडी में ऐड होगा तो उसका साइज तो बढ़ेगा ना, तो सीधा सा आंसर लिखे ना भाई, इंक्रीज होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। और किसी भी बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और समझिए ये तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या होगा, रिमूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा। ये किसी बॉडीज में इलेक्ट्रॉन है, ये समझिए कि निकल रहा है, रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो क्या होगा, मास भी निकलेगा, मास भी निकलेगा। और जब मास निकलेगा तो बॉडी क्या होगा, बॉडी का मास आल्सो डिक्रीज करेगा। क्या लिख सकते हैं, बॉडी ऑफ मास आल्सो डिक्रीज। अगर किसी भी बॉडीज में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इट मीन्स मास भी रिमूव हो रहा है, और बॉडी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि उसमें से तो मास निकल रहा है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आपको आया होगा। अब नोट में भी तो लिख ही लीजिए भाई कि मान लीजिए whenever there is charge, क्या, there is charge transfer, there is mass transfer as well, mass transfer as well, मास भी ट्रांसफर होगा, समझे।
चार्ज ट्रांसफर, मास भी ट्रांसफर। खत्म, खेला खत्म, खत्म हो गया। समझ में आया ना? तो सब्सक्राइब ठोक देना, और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन करना। और भी नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो देखना भाई। अच्छी बात है ना, मजाक कर लेता। यह स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, नेक्स्ट में अब देखते हैं स्पेसिफिक चार्ज। अरे कुछ नहीं बॉस, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास। क्या? द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास क्या होता है? एक रेशियो होता है चार्ज और मास का। जैसे में ये आपका चार्ज हो गया और नीचे में आपका मास हो जाएगा। तो क्या इसको डिनोट कर सकते? क्यू, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और मास को एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट बात करें तो क्या होगा? कूलम पर केजी ना, कूलम पर केजी। और क्या लिख सकते हो? सी केजी -1, कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी का मतलब कि कुछ भी पागलों जैसा नहीं लिख देना है, जो है वही बात लिखना है। अरे तो कूलम आया कहाँ से? तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। और मास का क्या होता है? केजी होता है। तो बन गया ना कूलम पर केजी, बस यही होता है और क्या, दूसरा और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना, फिर से क्वेश्चन हम लोग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अगले पार्ट में बात करेंगे टाइप ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज फ्लो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। रबिंग क्या होता है, फ्रिक्शन के द्वारा क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन होता है, चार्ज बाय इंडक्शन, अर्थिंग क्या होता है, ये सारा चीज किया जाएगा। तो फिर सब्सक्राइब तो ठोकना ही है। तो ये सब ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा और फिर नीट में भी आएगा। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना? और कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा कमेंट कर लीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि भाई आप क्या कर रहे हो। और कहीं पर अगर गलत होगा तो भाई बताएगा, और ये भी बताएगा राइटिंग कैसा है भाई। चलिए अच्छा है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।